प्यारे साथियों, SML ईसुज़ू परिवार में आपका स्वागत है। हम आपको SML ईसुज़ू द्वारा निर्मित एक विश्वसनीय और भरोसेमंद गाड़ी चुनने पर बधाई देते हैं। इससे पहले कि आप इस गाड़ी के साथ अपने व्यवसाय की विकास यात्रा को शुरू करें, हम आपको इसकी कुछ अनूठी विशेषताएं और अधिक महत्वपूर्ण रखरखाव संबंधित कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स के बारे में बताना चाहेंगे, जो न केवल आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस को सालों साल तक बरकरार रखेंगे, बल्कि ब्रेकडाउन के चांसेस को भी कम करेंगे, ताकि आप अनुभव कर सके एक बेहतरीन ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको गाड़ी की कुछ विशेष खूबियों के बारे में बताएंगे। यहाँ आपको मिलता है एक बड़ा और आरामदायक कैबिन स्पेस, जो आपको देता है बिना थके बिना रुके मीलों तक चलने का कॉन्फिडेंस। गाड़ी की हेल्थ और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए गाड़ी में दिया गया है एक LCD स्क्रीन डिस्प्ले वाला मीटर सेट, जो आपको रियल टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करेगा। आपके सफर को और भी बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ पर वॉइस कॉलिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक उच्च गुणवत्ता वाला फैक्ट्री फिटेड म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, और उसके साथ ही लगा है एक बेहतरीन क्वालिटी का मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। व्हीकल ट्रैकिंग के लिए गाड़ी में SML सारथी टेलीमेटिक्स डिवाइस लगाया गया है, जो कनेक्टेड है SML सारथी मोबाइल एप्लीकेशन से, जिसकी सहायता से आप न केवल गाड़ी की सटीक लोकेशन जान सकेंगे, बल्कि गाड़ी खराब होने की स्थिति में आप कैबिन में दिए गए इस लाल रंग के बटन को 10 सेकंड तक लगातार दबाकर या SML सारथी एप्लीकेशन में दिए गए इस बटन को दबाकर तुरंत हमारी 24/7 ब्रेकडाउन सपोर्ट से जुड़ सकते हैं। ब्रेकडाउन की स्थिति में आप गाड़ी की विंडशील्ड पर दिए गए इस टोल फ्री नंबर 1800-419-8086 के माध्यम से हमारी कस्टमर सपोर्ट से जुड़ सकते हैं, और इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9988224365 पर हाई टाइप करके हमारी डिजिटल सपोर्ट सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसमें न केवल आप हमारे विभिन्न प्रोडक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं, बल्कि अपनी गाड़ी की सर्विस बुकिंग, ब्रेकडाउन सपोर्ट और इसके साथ ही साथ अपने कीमती सुझाव या कोई शिकायत वह भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको एक बेहतरीन ओनरशिप एक्सपीरियंस देने के लिए SML ईसुज़ू में कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा एक प्रमुख उद्देश्य रहता है, जिसे ध्यान में रखते हुए हमने हाल ही में आपके लिए 2 नई सर्विसेज को लॉन्च किया है। पहली सर्विस है SML विश्वास, जो एक एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम है, जिसमें आप अपने वाहन के उपयोग और आवश्यकता अनुसार बहुत ही कम दाम पर एक उपयुक्त सालाना मेंटेनेंस प्लान चुन सकते हैं। ट्रक और बसेस के लिए यह प्लान 29 पैसे से 72 पैसे प्रति किलोमीटर और टिप्पर्स के लिए 38 पैसे से 72 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से उपलब्ध है। दूसरी सर्विस है SML एक्सटेंड, जो एक एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम है, जहां पर आप एक बहुत ही कम कीमत पर अपने वाहन के मेजर एग्रीगेट्स जैसे कि इंजन, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल असेंबली, इनकी वारंटी को 2 साल तक और बढ़ा सकते हैं। यह दोनों सर्विसेज आप गाड़ी खरीदने के साथ ही या खरीदने के 60 दिन बाद तक भी ले सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप डीलरशिप सेल्स स्टाफ से बात करें। एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर काम आएगी, वो है गाड़ी का चेसी नंबर, जो कि गाड़ी के फ्रंट राइट हैंड साइड पर यहाँ पर दिया गया है, और इसी प्रकार गाड़ी का इंजन नंबर गाड़ी के इंजन पर यहाँ दिया गया है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम गाड़ी के रखरखाव से जुड़े कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह गाड़ी BS6 प्रदूषण नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसके लिए गाड़ी में दिया गया है एक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और उसके साथ लगा है एक एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EGT भी कहते हैं। EGT में एडब्लू, जो कि यूरिया से बना हुआ एक स्पेशल लिक्विड सॉल्यूशन है, उसे एग्जॉस्ट गैसेस में स्प्रे किया जाता है, जिससे केमिकल रिएक्शन द्वारा पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। मेंटेनेंस में सबसे पहले हम गाड़ी की बैटरी और आइसोलेशन स्विच के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैटरी और उसके साथ एक आइसोलेशन स्विच दिया गया है, जिसे ऑपरेट करके आप गाड़ी में यूज होने वाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अभी ये आइसोलेशन स्विच ऑफ कंडीशन में है। अगर आप अभी गाड़ी की चाबी को ऑन करते हैं तो आपको मीटर सेट पर कोई लाइट या रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पहले आइसोलेशन स्विच को
घड़ी की डायरेक्शन में इस तरह घुमाएं। अब ये स्विच ऑन कंडीशन में है और जैसे ही आप गाड़ी की चाबी को ऑन करेंगे मीटर सेट पर लाइट्स आ जाएंगी। जब कभी भी आप अपनी ट्रिप को एंड करें उस समय बैटरी आइसोलेशन स्विच को ऑफ कर दें, जिससे गाड़ी की बैटरी लंबे समय खड़े होने के दौरान भी ड्रेन नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक खास पॉइंट का ध्यान देना है कि गाड़ी के इग्निशन स्विच को ऑफ करने के 2 मिनट बाद ही आप बैटरी आइसोलेशन स्विच को बंद करें, क्योंकि गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ठीक से बंद होने के लिए मिनिमम 2 मिनट का समय चाहिए। आइसोलेशन स्विच के बाद अब हम गाड़ी में लगे हुए फ्यूजेस की लोकेशन को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ी में दिए गए फ्यूजेस किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के दौरान होने वाले नुकसान से गाड़ी की रक्षा करते हैं। गाड़ी में फ्यूजेस 2 जगह पर दिए गए हैं। पहली लोकेशन स्टार्टर के पास यहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 बड़े फ्यूजेस लगाए गए हैं। दूसरी लोकेशन गाड़ी के डैशबोर्ड में यहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये गाड़ी का फ्यूज बॉक्स है जहाँ पर काफ़ी सारे फ्यूजेस लगे हैं और इस लाइन में ये 3 स्पेयर फ्यूजेस भी दिए गए हैं जिनकी रेटिंग 5, 10 और 20 एम्पियर है। यहाँ स्टिकर पर फ्यूज की रेटिंग और उनके सर्किट्स की जानकारी दी गई है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी कोई फ्यूज जल जाए तो उसकी जगह बराबर रेटिंग का फ्यूज ही इस्तेमाल करें। अगर आप इसकी जगह ओवर रेटिंग का फ्यूज या इसी फ्यूज पर तार लपेट कर इस्तेमाल करेंगे तो इससे गाड़ी की वायरिंग हार्नेस जल सकती है। ऐसा करने पर गाड़ी की वारंटी भी नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर 10 एम्पियर का फ्यूज जला है तो 10 एम्पियर का फ्यूज ही इस्तेमाल करें। अगर आप इसकी जगह 20 एम्पियर का फ्यूज इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी की वायरिंग हार्नेस जल सकती है। और अगर कोई फ्यूज बार बार जल रहा है तो गाड़ी को अपने नज़दीकी SML सर्विस सेंटर पर लेकर जाएं और उसकी जांच करवाएं या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-419-8086 पर तुरंत संपर्क करें। यहाँ पर आपको इस बात का खास ध्यान देना है कि ओवर रेटिंग का फ्यूज लगाना वायरिंग हार्नेस जलने का एक मेजर कारण है और इसको अगर टाइम से नहीं रोका जाए तो यह आग आपकी गाड़ी में भी फैल सकती है। ऐसी स्थिति आने पर आपकी सेफ्टी के लिए गाड़ी के कैबिन सीट के पीछे यह फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है। बसेस के केस में खासकर स्कूल बसेस में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगाया गया है जो इंजन के पास आग को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उसे बुझाता भी है, जबकि नॉर्मल बसेस में यह सिस्टम सिर्फ आग को डिटेक्ट करके अलार्म के द्वारा ड्राइवर को अलर्ट करता है। इसके साथ साथ बसेस में फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर दिए गए हैं जिन्हें यूज़ करना है। यहाँ इस बात का खास ध्यान देना है कि हर फायर एक्सटिंग्विशर पर एक एक्सपायरी डेट दी गई है जिसे ध्यान में रखते हुए आपको इन्हें टाइम टू टाइम रीफिल करवाना होगा। अब हम आपको गाड़ी में दिए गए कुछ एक्स्ट्रा कपलर्स के बारे में बताते हैं। जब कभी भी आपको गाड़ी में कोई भी एक्सेसरी जैसे कि ड्राइवर फैन, रूम लाइट या अन्य कोई भी डेकोरेटिव लाइट लगवानी हो तो इसके लिए कभी भी गाड़ी की मेन वायरिंग हार्नेस को ना काटें, क्योंकि ऐसा करने से गाड़ी के अन्य इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को भारी नुकसान पहुंच सकता है और ऐसा करने पर गाड़ी की वायरिंग हार्नेस की वारंटी भी खत्म हो जाएगी। आपकी ज़रूरत को देखते हुए गाड़ी की वायरिंग हार्नेस में कुछ एक्स्ट्रा कपलर्स दिए गए हैं जहां पर आप इन एसेसरीज की सप्लाई ले सकते हैं। यहाँ ट्रक में आप इस हरे रंग के कपलर जिस पर एसेसरीज का स्टिकर लगा हुआ है इससे ये सप्लाई ले सकते हैं और बसेस के लिए आप डैशबोर्ड में इस सफ़ेद रंग के कपलर जिस पर एसेसरीज लिखा हुआ है उससे ये सप्लाई ले सकते हैं। वीडियो के अगले भाग में हम गाड़ी की हेल्थ और परफॉर्मेंस से रिलेटेड मीटर सेट पर डिस्प्ले होने वाली विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन और वार्निंग लाइट्स के बारे में जानेंगे। यह गाड़ी का स्पीडोमीटर है जहां पर आप गाड़ी की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में देख सकते हैं। यह आरपीएम मीटर है जिसे टेकोमीटर भी कहा जाता है जो गाड़ी के इंजन की रोटेशंस पर मिनट को बताता है। यहाँ पर टेम्परेचर गेज दी गई है जो इंजन के तापमान को दिखाती है और इसके साथ ही दी गई है फ्यूल गेज जो आपकी गाड़ी में फ्यूल की मात्रा को बताती है। अब
मीटर सेट पर दिखाई जाने वाली इंडिकेशन लाइट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहली लाइट एग्जॉस्ट ब्रेक से रिलेटेड है। एग्जॉस्ट ब्रेक बेसिकली गाड़ी के इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस को रोकती है, जिस कारण इंजन पर बैक प्रेशर पड़ता है और इस बैक प्रेशर की वजह से इंजन की स्पीड कम हो जाती है। यह फीचर पहाड़ियों से उतरते टाइम काम में आता है, जिसकी मदद से आप गाड़ी की सर्विस ब्रेक्स का कम से कम इस्तेमाल करके गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे गाड़ी के ब्रेक पैड्स की लाइफ भी बेहतर मिलती है। तो एग्जॉस्ट ब्रेक इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन स्विच में दिए गए इस लीवर को ऊपर की तरफ मूव करें। आप देख सकते हैं कि मीटर सेट के ऊपर एग्जॉस्ट ब्रेक की इंडिकेशन लाइट ऑन हो गई है। अब जब कभी भी आप पहाड़ी से नीचे आते हुए गाड़ी को गियर में रखकर एक्सेलरेटर पेडल पर से पैर हटाएंगे, तब आपकी गाड़ी में एग्जॉस्ट ब्रेक चालू हो जाएगी, जिससे गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यह दूसरी इंडिकेशन लाइट हाई इंजन टेम्परेचर के बारे में बताती है। सामान्य स्थिति में गाड़ी का इंजन टेम्परेचर इस जोन में लाल लाइन से नीचे रहता है, लेकिन अगर गाड़ी की टेम्परेचर गेज लाल रंग के जोन में जा रही है और उसके साथ ही हाई इंजन टेम्परेचर इंडिकेशन की लाइट और बजर भी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी में कुछ समस्या आ गई है, जैसे कि इंजन ऑयल की कमी, कूलेंट की कमी या इंजन में कुछ और दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत गाड़ी को रोड साइड में पार्क करके अपने नजदीकी SML सर्विस सेंटर या हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क करना है। ऐसा ना करने की स्थिति में गाड़ी के इंजन को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे इंजन सीज भी हो सकता है। अगली इंडिकेशन लाइट है चेक इंजन लाइट। तो अगर आपकी गाड़ी में कोई छोटी सी समस्या या फॉल्ट कोड है जिसका आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस केस में चेक इंजन लाइट जलेगी। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर यह लाइट अपने आप कुछ देर बाद चली जाएगी, या आप अपनी रेगुलर शेड्यूल सर्विस के दौरान इसके बारे में डीलरशिप मैकेनिक को बताकर गाड़ी को चेक करवा सकते हैं। अगली इंडिकेशन लाइट है लो फ्यूल वार्निंग लाइट। तो जब कभी भी फ्यूल टैंक में ईंधन की मात्रा एक सुरक्षित लेवल से नीचे चली जाए, जब भी लेवल की सुई इस लाल निशान से नीचे चली जाए, तो तुरंत ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत किसी नजदीकी फ्यूल पंप पर जाकर अपने वाहन में पर्याप्त फ्यूल भरवाना होगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर आपकी गाड़ी का पूरा डीजल खत्म हो जाए और गाड़ी रुक जाए, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि गाड़ी में डीजल भरवाने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसे ठीक करने के लिए आपको डीजल की कमी से फ्यूल सिस्टम में उत्पन्न हुए एयर लॉक को हटाना होगा। सबसे पहले आप CRS फिल्टर पर दिए गए इस पंप को दबाकर गाड़ी की हैंड प्राइमिंग करें। अब आप गाड़ी को स्टार्ट करके देखें। अगर गाड़ी लंबे क्रैंक के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो सबसे पहले इस एयर ब्लीडिंग स्क्रू को ढीला करें। अब CRS फिल्टर पर दिए गए इस पंप को लगातार अपने हाथ से दबाएं। आप देख सकते हैं कि ब्लीड स्क्रू से डीजल के साथ साथ हवा भी बाहर निकल रही है। जब हवा निकलनी बंद हो जाए और स्क्रू से पूरा डीजल मिलने लगे, तो इस ब्लीड स्क्रू को टाइट कर दें। अब दोबारा हैंड प्राइमिंग करें। आप देखेंगे कि पंप धीरे धीरे भारी हो गया है। अब आप इंजन को क्रैंक करें। आप देखेंगे कि गाड़ी थोड़ा लंबा क्रैंक लेने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वार्निंग लाइट है एयर क्लीनर चोक इंडिकेटर। BS6 गाड़ियों में आने वाली सभी तरह की वार्निंग लाइट्स में यह लाइट अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एयर क्लीनर की कंडीशन के बारे में ड्राइवर को सूचित करती है। अगर गाड़ी का एयर क्लीनर चोक हो गया है, तो इंजन को पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिलेगी, जिसका न केवल इंजन की परफॉर्मेंस पे गंभीर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि गाड़ी में लगे EGT यूनिट को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए यदि आपको अपने डैशबोर्ड पर यह वार्निंग लाइट लगातार दिख रही है, तो तुरंत अपने नजदीकी SML डीलरशिप या हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह गाड़ी का एयर क्लीनर यूनिट है। इसका कवर खोलने पर आप देख पाएंगे कि यह फिल्टर 2 फिल्टर से मिलकर बना है। यह बाहरी यूनिट प्राइमरी फिल्टर है और इसके अंदर यह सेकेंडरी फिल्टर है। सामान्य सड़क और धूल की स्थिति में प्राइमरी फिल्टर को हर 40,000 किलोमीटर के बाद बदलवाना जरूरी है और सेकेंडरी फिल्टर को 3 गुना चलने के बाद यानी 1,20,000 किलोमीटर पर बदलवाना जरूरी है। लेकिन अगर गाड़ी भारी धूल भरे क्षेत्र में चलती है, तो ऐसी स्थिति में एयर क्लीनर जल्दी चोक होगा। ऐसे में जब भी आपको मीटर सेट पर चोक इंडिकेटर वार्निंग लाइट दिखाई दे,
चाहिए तो तुरंत नजदीकी SML डीलरशिप में जाके प्राइमरी फिल्टर को चेंज करवाएं और प्राइमरी फिल्टर के हर तीसरे बदलाव के साथ सेकेंडरी फिल्टर को भी चेंज करवाएं। अगली वार्निंग लाइट रेडिएटर के अंदर कूलेंट लेवल से संबंधित है। इस लाइट के बारे में अधिक जानने से पहले आइए हम गाड़ी के कूलेंट फ्लो के बारे में जान लेते हैं। यह गाड़ी का रेडिएटर है और यहाँ पर सब टैंक लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सब टैंक कूलेंट से भरा है और इस पे मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल को दिखाया गया है। आमतौर पर सब टैंक में कूलेंट का लेवल मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में रहना चाहिए। यदि रेडिएटर में कूलेंट का लेवल कम हो जाए तो सब टैंक में भरा हुआ कूलेंट रेडिएटर में चला जाता है। पुराने वाहनों में संभावना है कि सब टैंक से सक्शन बंद हो जाए, तो इस स्थिति में हमेशा रेडिएटर कैप को हटाकर कूलेंट लेवल की जांच करें। यहाँ आपको इस बात का खास ध्यान देना है कि रेडिएटर कैप को खोलने से पहले गाड़ी को कूल डाउन स्थिति में आने दें, नहीं तो रेडिएटर्स में अधिक प्रेशर होने के कारण गर्म कूलेंट एकदम बाहर निकल सकता है, जो कि गंभीर चोट का कारण भी बन सकता है। अगर मीटर सेट पर कूलेंट लेवल की लाइट आ रही है तो आप सब टैंक को SML इसूजू द्वारा रिकमेंडेड जेन्युइन कूलेंट द्वारा ही फिलअप करें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि रेडिएटर कैप में दी गई रबर सील मौजूद रहे और उसे हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सब टैंक से कूलेंट की सक्शन बंद हो जाएगी। यह अगली वार्निंग लाइट इंजन ऑयल प्रेशर से संबंधित है। यह लाइट इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल के प्रेशर की कमी के बारे में बताएगी। सामान्य स्थिति में जब आप इग्निशन ऑन करेंगे तो मीटर सेट पर यह चेक लाइट ऑन हो जाएगी और इंजन के स्टार्ट होते ही सिस्टम में ऑयल का प्रेशर बनने पर यह लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। यदि यह वार्निंग लाइट इंजन स्टार्ट होने की स्थिति में भी जलती रहे या चलती गाड़ी में आ जाए तो इसका मतलब है कि गाड़ी में पर्याप्त इंजन ऑयल प्रेशर नहीं बन पा रहा और ऐसी स्थिति में गाड़ी को साइड में लगाकर इंजन को बंद कर दें। अब डिपस्टिक के माध्यम से इंजन ऑयल के लेवल की जांच करें। यदि ऑयल का लेवल निर्धारित मात्रा से कम है और आपको कोई बाहरी लीकेज भी नहीं नजर आ रही तो इस केस में आप इंजन को SML द्वारा रिकमेंडेड इंजन ऑयल के साथ टॉप अप करें या हमारे टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर के माध्यम से तुरंत किसी नजदीकी SML सर्विस सेंटर से जुड़ें। हफ्ते में एक बार इंजन ऑयल के लेवल की जांच जरूर करें। ऐसा करने के लिए गाड़ी को किसी समतल जगह पर खड़ा कर दें और गाड़ी को थोड़ी देर तक ठंडा होने दें ताकि सारा इंजन ऑयल संप में इकट्ठा हो जाए। अब डिपस्टिक को बाहर निकालें और एक साफ कपड़े से इसे साफ करें। डिपस्टिक को वापस इंजन में डालें और दोबारा बाहर निकालें। अगर ऑयल का लेवल L और F के बीच में है तो यह ओके कंडीशन है। अगर लेवल L से नीचे चला गया है तो गाड़ी में इंजन ऑयल टॉप अप करें और अगर लेवल F से ऊपर चला गया है तो इस कंडीशन में तुरंत कस्टमर केयर नंबर या नजदीकी सर्विस सेंटर से संपर्क करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजन ऑयल का उपयोग इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें रूटीन में होने वाले वेयर एंड टेयर से बचाया जा सके। इंजन के चलने के साथ साथ धीरे धीरे इस ऑयल की लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है। इसलिए ओनर मैनुअल में दिए गए सर्विस शेड्यूल के हिसाब से इंजन ऑयल को समय समय पर बदलवाते रहें। डीजल ट्रक्स और बसेस के लिए यह चेंज इंटरवल 40,000 किलोमीटर्स या 1 साल जो भी पहले आ जाए और डीजल टिप्पर और सभी प्रकार की CNG गाड़ियों के लिए यह इंटरवल 20,000 किलोमीटर या 1 वर्ष जो भी पहले आ जाए है। अगली वार्निंग लाइट इंजन ऑयल फिल्टर से संबंधित है। गाड़ी में इंजन ऑयल को फिल्टर करने के लिए कॉम्बी ऑयल फिल्टर दिया गया है। यहाँ आप इंजन ऑयल फिल्टर को देख सकते हैं। यदि यह फिल्टर चोक हो जाए तो अनफिल्टर्ड ऑयल सिस्टम में प्रवेश करना शुरू कर देगा, जिस कारण इंजन का वेयर एंड टेयर बढ़ेगा। इसे रोकने के लिए मीटर सेट पर यह वार्निंग लाइट दी गई है। तो जब भी मीटर सेट पर यह वार्निंग लाइट दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि ऑयल फिल्टर चोक हो गया है और तुरंत नजदीकी SML सर्विस सेंटर से संपर्क करें। गाड़ी के सामान्य ऑपरेशन के चलते इस फिल्टर को हर 40,000 किलोमीटर के बाद चेंज करवाना आवश्यक है, लेकिन अगर इससे पहले फिल्टर चोक इंडिकेटर की वार्निंग लाइट आ जाए तो तुरंत नजदीकी डीलर से संपर्क करें और गाड़ी को चेक करवाएं।
अगला वार्निंग लैंप है OBD लैंप। सामान्य स्थिति में जब भी आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे तो मीटर सेट पर यह चेक लाइट ऑन होगी और इंजन के स्टार्ट होते ही यह लाइट ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर इंजन स्टार्ट होने के बाद भी यह वार्निंग लाइट जलती रहे या चलती गाड़ी में यह लाइट आ जाए तो इसका मतलब है कि गाड़ी में कोई समस्या आ गई है। अगर यह लैंप 2-3 ट्रिप के बाद भी लगातार जल रहा है और इसके साथ ही आपको मीटर सेट LCD पर कुछ फॉल्ट कोड भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं तो इस स्थिति में गाड़ी को नजदीकी SML सर्विस सेंटर पर चेक कराना आवश्यक हो जाता है। ऐसा ना करने की स्थिति में गाड़ी की परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है कि फॉल्ट कोड आने के कारण गाड़ी में लिम्प हूम मोड एक्टिव हो जाए, यानी गाड़ी की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे पर रिस्ट्रिक्ट हो जाए। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होने की स्थिति में यह OBD लैंप लगातार जल रहा है और साथ ही मीटर सेट पर फॉल्ट कोड P0122 भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि गाड़ी में कुछ समस्या है जिसे तुरंत ही SML सर्विस सेंटर पर चेक करवाना होगा। अगला वार्निंग लैंप लो ब्रेक ऑयल लेवल से संबंधित है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वाली गाड़ियों में ब्रेकिंग के लिए हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है जो इस रिजर्वॉयर में यहाँ पर स्टोर रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस रिजर्वॉयर पर मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल को दिखाया गया है। आमतौर पर ब्रेक फ्लूइड का लेवल मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहना चाहिए, लेकिन अगर फ्लूइड का लेवल इस मिनिमम पॉइंट से नीचे चला जाए तो यह वार्निंग लैंप ऑन हो जाएगा। इस स्थिति में गाड़ी की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा जो कि एक्सीडेंट का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए आपको नियमित रूप से ब्रेक फ्लूइड लेवल की जांच करते रहना चाहिए और फ्लूइड लेवल कम होने की स्थिति में इसे SML Isuzu द्वारा रिकमेंडेड .4 ब्रेक फ्लूइड से ही टॉप अप करें। एयर ब्रेक गाड़ियों में यह वार्निंग लैंप ब्रेकिंग सिस्टम में एयर प्रेशर की मात्रा कम होने की स्थिति में ऑन होगा और जैसे ही सिस्टम में पर्याप्त प्रेशर बन जाएगा यह ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगली वार्निंग लाइट है बैटरी चार्ज इंडिकेशन, जो कि ऑल्टरनेटर से बैटरी चार्ज ना होने की कंडीशन में परमानेंटली ऑन हो जाएगी। आप देखेंगे कि इग्निशन ऑन करने पर मीटर सेट पर यह लाइट जलेगी और इंजन के स्टार्ट होते ही यह लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, जिससे पता चलता है कि ऑल्टरनेटर बैटरी को चार्ज कर रहा है। साथ ही मीटर सेट LCD पर वोल्टेज की रीडिंग भी 13 वोल्ट से ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर इंजन स्टार्ट होने के बाद भी यह वार्निंग लाइट मीटर सेट पर जलती रहे तो इसका मतलब है कि ऑल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा और इसके साथ ही मीटर सेट LCD पर वोल्टेज का लेवल भी 12 वोल्ट से ऊपर नहीं बढ़ेगा, चाहे आप गाड़ी को कितना भी एक्सेलरेट कर लें। ऐसी स्थिति आने पर ऑल्टरनेटर बेल्ट की जांच करें या स्टार्टर के पास लगे हुए फ्यूजेस को चेक करें। यदि आप बिना बैटरी चार्जिंग के ही गाड़ी को चलाते रहेंगे तो कुछ समय बाद सारी बैटरी ड्रेन हो जाने पर ECU को करंट नहीं मिलेगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। यह अगली वार्निंग लाइट वाटर एंड फ्यूल लेवल की है, जो डीजल में पानी के लेवल को बताती है। इस लाइट के बारे में आगे जानने से पहले एक बार हम गाड़ी के फ्यूल फिल्ट्रेशन सिस्टम को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैंक से डीजल प्राइमरी फिल्टर में जाएगा, जहाँ पर फर्स्ट लेवल की फिल्ट्रेशन होती है। प्राइमरी फिल्टर को हर 20,000 किलोमीटर के बाद चेंज करवाना जरूरी है। ऐसा ना करने की स्थिति में सिस्टम में लगे सेकेंडरी फिल्टर पर दबाव बढ़ेगा, जिससे वह जल्द ही चोक हो जाएगा। फिल्ट्रेशन सिस्टम में लगा हुआ यह नेक्स्ट फिल्टर सेकेंडरी फिल्टर है, जिसे CRS फिल्टर भी कहते हैं। यह फिल्टर ना केवल सेकेंडरी लेवल की डीजल फिल्ट्रेशन करता है, बल्कि इसके साथ साथ डीजल में मिक्स हुए पानी को भी अलग करता है, जिसे सेडिमेंटेशन कहा जाता है। फिल्टर में इकट्ठे हुए पानी के लेवल को सेंस करने के लिए यहाँ पर वाटर एंड फ्यूल लेवल सेंसर दिया गया है, जिसके सिग्नल के आधार पर मीटर सेट पर दी गई वार्निंग लाइट जलेगी। CRS फिल्टर को हर 60,000 किलोमीटर या 18 महीने जो भी पहले आ जाए उस पर चेंज करवाएं। ऐसा ना करने की स्थिति में फिल्टर चोक हो जाएगा, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर मीटर सेट पर वाटर एंड फ्यूल लेवल की वार्निंग लाइट जल रही है तो तुरंत फिल्टर में से पानी को ड्रेन करें। अगर आप इस वार्निंग लैंप को बार बार नजरअंदाज करेंगे
तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि फिल्टर में इकट्ठा हुआ पानी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जैसे कि हाई प्रेशर पंप, कॉमन रेल इंजेक्टर्स में चला जाएगा, जिस कारण ना केवल इन कंपोनेंट्स को बल्कि गाड़ी में लगे ईजीटी सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचाएगा। आइए अब हम सीआरएस फिल्टर में से पानी निकालने के प्रोसीजर को देखते हैं। सबसे पहले गाड़ी को रोड साइड पर पार्क करें और उसे बंद कर दें। इसके बाद वाटर एंड फ्यूल लेवल सेंसर के इलेक्ट्रिकल कपलर को खोल दें। सेंसर को निकालने के लिए इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं। फिल्टर में जमा हुए सारे पानी को निकलने दें और जब यह खाली हो जाए तो वापस सेंसर को लगाकर इसे टाइट करें। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कपलर को वापस लगा दें। सेंसर निकालने के कारण फ्यूल सिस्टम में हवा एंटर होगी, तो फिल्टर में से एयर लॉक को हटाना होगा। ऐसे करने के लिए सबसे पहले एयर ब्लीडिंग स्क्रू को ढीला करें। अब सीआरएस फिल्टर पर दिए गए इस पंप को लगातार अपने हाथ से दबाएं। यहां आप देख सकते हैं कि ब्लीड स्क्रू से डीजल के साथ साथ हवा भी बाहर निकलने लगेगी। जब डीजल के साथ हवा निकलनी बंद हो जाए और स्क्रू से पूरा डीजल मिलने लगे तो आप इस ब्लीड स्क्रू को टाइट कर दें। अब दोबारा हैंड प्राइमिंग करें। आप देखेंगे कि पंप धीरे धीरे भारी हो गया है। अब आप इंजन को क्रैंक करें। गाड़ी थोड़ा लंबा क्रैंक लेने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वार्निंग लैंप डीपीएफ रीजनरेशन से संबंधित है। इस वार्निंग लैंप के बारे में आगे जानने से पहले हम गाड़ी में लगे ईजीटी सिस्टम के बारे में समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह गाड़ी का एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट सिस्टम यूनिट है, जिसे ईजीटी यूनिट कहा जाता है। यह ईजीटी यूनिट 3 भागों से मिलकर बना है। सबसे पहला भाग है डीओसी, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। इसके बाद लगा है डीपीएफ, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जो एग्जॉस्ट गैसेस में से कार्बन पार्टिकल्स, जिसे सूट भी कहते हैं, उन्हें फिल्टर आउट करता है। और तीसरा भाग है एससीआर यूनिट, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। यहाँ एग्जॉस्ट गैसेस में इस यूरिया इंजेक्टर के द्वारा यूरिया को स्प्रे किया जाता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ केमिकली रिएक्ट करके उसके हानिकारक कंपोनेंट्स को खत्म कर देता है। यहाँ इस टैंक में एडब्ल्यू यानी यूरिया को स्टोर किया जाता है। अब हम डीपीएफ पर वापस आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह फिल्टर एग्जॉस्ट गैसेस में मौजूद कार्बन पार्टिकल्स यानी सूट को फिल्टर आउट करता है, जिस कारण कुछ टाइम बाद यह फिल्टर सूट से भर जाता है। जब यह सूट अपनी एक सेट लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली डीपीएफ से भरे इस सूट को जलाकर खत्म कर देती है। डीपीएफ क्लीनिंग के इस ऑटोमेटिक प्रोसेस को ही रीजनरेशन कहा जाता है। रीजनरेशन 3 टाइप से होती है, जिसके हिसाब से मीटर सेट पर यह डीपीएफ की लाइट हरे, पीले और लाल रंग में जलती है। जब मीटर सेट पर डीपीएफ की लाइट हरे रंग में दिखाई दे और एलसीडी पर रीजनरेशन एक्टिवेटेड कीप द व्हीकल रनिंग का मैसेज फ्लैश करे, तो आप समझ जाएं कि गाड़ी में ऑटोमेटिक रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जो कि लगभग 20 से 25 मिनट तक चलेगा। ऐसे में आपको कुछ अलग नहीं करना। अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी को चलते रहने दें। कुछ टाइम बाद लाइट अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। अगर बाय चांस आपको कहीं रुकना भी पड़े, जैसे कोई ट्रैफिक सिग्नल आ गया है या कहीं ट्रैफिक जैम की स्थिति बन गई है, तो कोशिश करें कि आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट ही रहने दें, क्योंकि 20 से 25 मिनट में यह प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं रीजनरेशन के दौरान आपको गाड़ी बंद भी करनी पड़े तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली बार जब भी सूट का लेवल अपने निर्धारित सेट पॉइंट को क्रॉस करेगा, तब यह रीजनरेशन प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगी और मीटर सेट पर डीपीएफ की लाइट ग्रीन कलर में जलने लगेगी। अब हम डीपीएफ की लाइट का सेकंड टाइप, जो कि पीला कलर है, उसे समझते हैं। तो अगर डीपीएफ की यह लाइट पीले रंग में जलने लग जाए और मीटर सेट एलसीडी पर रीजनरेशन नीडेड, पार्क द व्हीकल इन आइडल का मैसेज फ्लैश हो, तो यह बताता है कि गाड़ी में होने वाली ऑटोमेटिक रीजनरेशन सूट को खत्म नहीं कर पाई है और अब गाड़ी में पार्क रीजनरेशन की जरूरत है।
पार्क रीजनरेशन करने के लिए गाड़ी को एक सुरक्षित स्थान पर पार्क कर दें। इंजन को स्टार्ट करें, गियर लीवर को न्यूट्रल पोजीशन में लाएं और पार्क ब्रेक लगा दें। इंजन स्टार्ट होने के लगभग 1 मिनट के बाद मीटर सेट पर दिए गए इस सेट बटन को दबाकर रखें। आप देखेंगे कि लगभग 5 सेकंड के बाद गाड़ी के आरपीएम ऑटोमेटिकली 2000 तक बढ़ जाएंगे। अब सेट बटन को छोड़ दें। कुछ टाइम बाद डीपीएफ की लाइट का कलर भी अपने आप येलो से ग्रीन हो जाएगा। यह प्रोसेस लगभग 20 से 25 मिनट तक चलेगा। उसके बाद गाड़ी अपने आप आइडलिंग पर आ जाएगी और डीपीएफ की लाइट भी बंद हो जाएगी, जिससे पता चलता है कि गाड़ी में रीजनरेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। पार्क रीजनरेशन के टाइम आपको कुछ चीजों का बहुत खास ध्यान देना है, जैसे कि जब रीजनरेशन चल रही हो तो एक्सेलेरेटर पेडल, क्लच पेडल या ब्रेक पेडल इनमें से किसी को भी ना दबाएं, क्योंकि ऐसा करने पर तुरंत ही रीजनरेशन बंद हो जाएगी। रीजनरेशन के टाइम निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इसलिए आप सुनिश्चित करें कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि सूखे पत्ते, कागज का स्क्रैप, ग्रीस ड्रम, ऑयल ड्रम आदि गाड़ी के आसपास ना हो। अब तीसरे टाइप में डीपीएफ की लाइट रेड कलर में भी जल सकती है। तो यदि आप येलो रीजनरेशन लाइट को अनदेखा कर देते हैं तो गाड़ी में सूट बढ़ने के कारण कुछ टाइम बाद डीपीएफ की यह लाइट लाल रंग में जलने लग जाएगी और स्क्रीन पर रीजनरेशन नीडेड अर्जेंटली गो टू डीलर मैसेज फ्लैश होगा, जो इंडिकेट करता है कि गाड़ी में सूट का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है और रीजनरेशन की सख्त आवश्यकता है। इस कंडीशन में आप गाड़ी को तुरंत रोक दें और हमारे कस्टमर केयर नंबर या नज़दीकी एसएमएल सर्विस सेंटर से संपर्क करें। रेड रीजनरेशन लाइट को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। ऐसा करने से कुछ समय बाद गाड़ी क्रीप मोड में चली जाएगी और आरपीएम 1500 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे। इसके साथ साथ गाड़ी में लगे डीपीएफ को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। अब बढ़ते हैं मीटर सेट पर दी गई अगली लाइट, जो कि नॉक्स लाइट है। मीटर सेट पर दी गई यह आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वार्निंग लाइट है, जिसे विशेष रूप से BS6 गाड़ियों में दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी ऐसा फॉल्ट आ जाए जिससे गाड़ी के एग्जॉस्ट में हानिकारक कंपोनेंट्स आने लग जाएं, तो यह लैंप ऑन हो जाएगा और साथ ही LCD पर वार्निंग का साइन भी फ्लैश होगा। इस स्थिति में आपको तुरंत अपने नज़दीकी SML डीलरशिप या कस्टमर केयर नंबर से संपर्क करना होगा, क्योंकि ऐसा ना करने की स्थिति में गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से अगले 20 घंटे के अंदर गाड़ी ऑटोमेटिकली क्रीप मोड में चली जाएगी, यानी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम गाड़ी की हेल्थ और परफॉर्मेंस से रिलेटेड मीटर सेट LCD पर डिस्प्ले होने वाली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो आइए जल्दी से इस इंफॉर्मेशन पर एक नजर डालते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको एक डिजिटल क्लॉक दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर दिखाया गया है। यह ओडोमीटर रीडिंग है, जिससे पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पर एडब्लू से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कि गाड़ी के एडब्लू टैंक में एडब्लू के लेवल इसकी गेज दी गई है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि गाड़ी में एडब्लू टैंक लगा है, जिसमें यूरिया को स्टोर करके रखा जाता है। गाड़ी में यूरिया की खपत कुल डीजल की खपत का लगभग 4 से 5% रहता है, जिसका मतलब है कि यदि गाड़ी में 100 लीटर डीजल की खपत हुई है तो इसके साथ साथ 4 से 5 लीटर यूरिया भी लग जाएगा। एडब्लू टैंक में तकरीबन 14 लीटर एडब्लू रीफिल हो जाता है। LCD पर हमें एडब्लू लेवल की 8 बार्स दिखाई देती हैं। इन बार्स के कम होने पर आप एडब्लू टैंक को जब चाहे रिफिल कर सकते हैं। अगर LCD पर एडब्लू की 2 बार्स दिखाई दे रही हैं तो आप पूरी 10 लीटर की बकेट भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जब LCD पर एडब्लू का केवल 1 बार रह जाए और वह ब्लिंक करने के साथ साथ आपको मीटर सेट से बीप की साउंड भी आने लगे, तो ऐसे में आपको तुरंत एडब्लू टॉप अप करने की आवश्यकता है। ऐसा ना करने की स्थिति में गाड़ी ऑटोमेटिकली क्रीप मोड में चली जाएगी, यानी गाड़ी की स्पीड
20 किलोमीटर प्रति घंटे पर लिमिट हो जाएगी। आप कोशिश करें कि ऐसी स्थिति कभी ना आए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ भी जाए जहां गाड़ी में पूरा एडब्ल्यू खत्म हो गया है और गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर आ गई है, तो ऐसे में जब भी आप गाड़ी में दोबारा एडब्ल्यू को टॉप अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी और आपकी गाड़ी नॉर्मली चल पाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, BS6 टेक्नोलॉजी अभी कुछ समय पहले ही सन 2020 से भारत में आई है। इन 2 सालों में एडब्ल्यू से संबंधित हमारे बहुत से अनुभव रहे हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे और हम आशा करते हैं कि आप इन अनुभवों से सीख लेकर अपनी गाड़ी से और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस ले पाएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपको हमेशा अपनी गाड़ी के लिए SML Isuzu द्वारा रिकमेंडेड एडब्ल्यू का ही उपयोग करना है। हमने अपने वाहनों पर टेस्टिंग करके मार्केट में आसानी से मिलने वाले 7 ब्रांड्स के एडब्ल्यू को अप्रूव किया है, जो हैं ABI शावाटेक, विडॉल, वाल्वोलिन, कमिंस, IOCL, NPL ब्लू स्काई और एनकैम। यह एडब्ल्यू आप 10 लीटर पैकिंग की बकेट में हमारी डीलरशिप से खरीद कर ले जाएं और हमेशा अपने पास 1 से 2 बकेट एडब्ल्यू को स्टोर करके रखें। इसके अलावा यदि आप लोकल मेक या नॉन रिकमेंडेड एडब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गाड़ी में EGT से संबंधित बहुत तरह की समस्याएं आ सकती हैं और इससे गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाएगी। नॉन रिकमेंडेड एडब्ल्यू डालने से आपकी गाड़ी से निकलने वाले एग्जॉस्ट में नॉक्स की मात्रा अधिक होने के कारण गाड़ी ऑटोमेटिकली क्रीप मोड में जा सकती है, जिससे गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं जाएगी। इसके अलावा EGT सिस्टम में यूरिया का जमना या सिस्टम में लगे महंगे सेंसर्स का खराब होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। दूसरा अनुभव जो हमने देखा है कि कई बार डीजल भरवाते समय पंप ऑपरेटर की लापरवाही से वह एडब्ल्यू टैंक में डीजल भर देता है, जिससे टैंक में लगे सप्लाई पंप को भारी नुकसान पहुंचता है। तो जब कभी भी आपको टैंक में एडब्ल्यू रिफिल करना है, हमेशा नई फनल का इस्तेमाल करें। डस्ट लगी हुई फनल या वो फनल जिसे डीजल या इंजन ऑयल डालने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ऐसी फनल का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से टैंक में लगे पंप को भारी नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पर आप इस नई एडब्ल्यू बकेट को देख सकते हैं, जिस पर SML का लोगो बना हुआ है। बकेट के ऊपर कट टू सील ओपन स्पॉट लिखा हुआ है। यहाँ से आप इसको कट करें और कट करने के बाद आप इस स्पाउट को बाहर की तरफ इस तरह खींचें। बकेट के साथ दी गई इस फनल को पैकेट से बाहर निकाल लें और स्पाउट पर अटैच कर दें। अब आप अपनी गाड़ी में यह एडब्ल्यू रिफिल कर सकते हैं। रीफिलिंग के बाद बकेट में कुछ एडब्ल्यू बच गया है तो उसे प्रॉपर ढक्कन के साथ सील करके वापस रख दें। बकेट के साथ दी गई फनल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दें। साथियों, जैसा कि आप अब तक देख ही चुके हैं कि BS6 गाड़ी में काफ़ी सारे नए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे हुए हैं। तो ऐसे में आपकी गाड़ी पर जब भी कोई वेल्डिंग ऑपरेशन या कभी गाड़ी को जंप स्टार्ट करवाना पड़े तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा, जिससे इन सेंसर्स को होने वाले अनचाहे नुकसान से बचाया जा सके। तो पहले हम वेल्डिंग ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि वेल्डिंग ऑपरेशन के टाइम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गाड़ी में लगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कि ECU, मीटर सेट, सेंसर्स, ABS, इन सबको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो इन सबको इस नुकसान से बचाने के लिए वेल्डिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हटा दें। अब इंजन ECU के कपलर्स को खोल दें। ऐसा करने के लिए आप देख सकते हैं कि पहले इन लीवर्स को ऊपर की तरफ उठा दें और जब कपलर बाहर की तरफ आ जाए तो कपलर को ध्यान से निकाल लें। प्लास्टिक मटेरियल से बने होने के कारण इन कपलर्स पर ज़्यादा जोर लगाने से ये डैमेज भी हो सकते हैं। तो इस स्थिति में आप हमारी डीलरशिप टेक्नीशियन की भी मदद ले सकते हैं। वेल्डिंग के टाइम उड़ने वाले वेल्डिंग स्पैटर्स अगर प्लास्टिक या रबड़ से बने हुए कंपोनेंट्स जैसे कि वायरिंग हार्नेस, एयर एंड फ्यूल होजेस, कूलेंट या यूरिया की पाइपलाइंस पर गिर जाएं तो यह इनको डैमेज कर सकते हैं।
इसलिए वेल्डिंग शुरू करने से पहले आप गाड़ी के ऐसे सभी एरियाज को लकड़ी या लोहे की शीट से कवर कर दें जहां पर ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम जंप स्टार्ट ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। यह फील्ड की एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम है कि अगर गाड़ी बंद होने की स्थिति में आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे हेडलाइट, फैन या बस के केस में एयर कंडीशनर को ऑन करके रखते हैं तो कुछ समय बाद गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो जाएगी, जिससे अब गाड़ी को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होगी और अब आपको जंप स्टार्ट प्रोसेस की मदद लेनी होगी। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि डिस्चार्ज हुई बैटरी को गाड़ी में ही लगा रहने दें और एक चार्ज बैटरी लेकर इस गाड़ी की बैटरी के साथ मोटी वायर से पैरेलल में अटैच कर दें, यानी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल को लगाएं और नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ें। ऐसा करते ही मीटर सेट पर वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। अब आप गाड़ी को स्टार्ट कर लें और इसके बाद पैरेलल में लगी हुई बैटरी को हटा दें। कभी कभी देखा गया है कि फील्ड में जंप स्टार्ट ऑपरेशन करने के लिए मैकेनिक गाड़ी की डिस्चार्ज बैटरी को हटाकर नई चार्ज बैटरी लगा देते हैं और गाड़ी स्टार्ट होते ही चार्ज बैटरी हटाकर डिस्चार्ज बैटरी को वापस लगा देते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल गाड़ी पर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से अल्टरनेटर और अन्य इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, अब तक आप अपनी BS6 गाड़ी के सिस्टम और रखरखाव के बारे में काफ़ी बातें जान चुके हैं, जिनको सही से फॉलो करने पर ना आपको केवल आपकी गाड़ी से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी, बल्कि ब्रेकडाउन के चांसेस भी कम होंगे। एक बेहतरीन SML Isuzu प्रोडक्ट चुनने के लिए हम आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और जाते जाते आपको कुछ ऐसी ड्राइविंग टिप्स के साथ छोड़ जाते हैं जिन्हें फॉलो करने पर आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट माइलेज और प्रोडक्ट लाइफ मिलेगी। तो सबसे पहले सुबह गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गाड़ी को 1 मिनट तक आइडलिंग पर रहने दें और एकदम एक्सेलरेटर पेडल ना दबाएं, ताकि टर्बो चार्जर तक पर्याप्त मात्रा में इंजन ऑयल पहुंच सके। और ऐसे ही शाम को इंजन बंद करने से पहले गाड़ी को 1 मिनट तक आइडलिंग पर रहने दें। समय समय पर गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच करते रहें और प्रेशर कम होने पर ओनर मैनुअल्स में दिए गए रिकमेंडेड टायर प्रेशर ही भरवाएं। अधिक या कम प्रेशर भरवाने से टायर जल्दी घिसेगा और लाइफ भी कम मिलेगी। गियर शिफ्टिंग के दौरान क्लच पेडल को पूरी तरह से दबाएं और जब ट्रैफिक में हो तो क्लच राइडिंग ना करें, बल्कि जरूरत के हिसाब से निचले गियर में शिफ्ट कर जाएं। गाड़ी चलाते समय अपने पैर को क्लच पर ना रखें, ऐसा करने से आपको एक बेहतरीन क्लच लाइफ मिलेगी। गाड़ी चलाते समय टॉप गियर या ओवरड्राइव गियर में शिफ्ट होने के बाद गाड़ी को स्थिर गति से चलाएं और इंजन आरपीएम को 1500 से लेकर 2000 आरपीएम के बीच में रहने दें। इससे आपको एक बेहतरीन माइलेज मिलेगी। ब्रेक पैड्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए डाउनहिल जाते समय एग्जॉस्ट ब्रेक का उपयोग करें। और हाँ, आपकी सेफ्टी के लिए गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग ना करें और हमेशा सीट बेल्ट लगाकर रखें।